हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 फरवरी को मैथ का पेपर होने जा रहा है, तो हम आज आपके लिए लाए हैं मैथ के कुछ 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे जा सकते हैं। तो बोर्ड पेपर में जाने से पहले इन प्रश्नों को देख लेना, ताकि बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न आपके परीक्षा पे पहले ही आपको विदित हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि √2 यहाँ पे √3 या √4 या कुछ भी √5 ये सब भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो नंबरों पर ध्यान ना दीजिएगा कि नंबर क्या पूछे जा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो आपने पढ़ भी रखा होगा, जैसे वो a+b वाला होता है, ये वाला a+b का होल स्क्वायर करके, तो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करो। तो जो आपका ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये दिया गया है, तो इनको आपको रैखिक समीकरणों में बदल करके इनको हल करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका x और y का मान निकल आएगा। ठीक है, जो जितने भी आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन सभी की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरे नंबर में पूछ रहा है, यदि 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान हो तो x का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा कि इनके मूल निकालना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको क्या करना हुआ करता है कि इससे इसके मूल निकालने हुआ करते हैं और उनकी प्रकृति बतानी पड़ती है कि वो कैसे धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये सब प्रकृतियां बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चौथे सवाल में क्या पूछ रहा है कि आपकी कोई दो संख्याएं दी गई होंगी। ठीक है, उन दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, यानी कि उनमें जो अगर हम a² और -b² करते हैं, वर्गों का अंतर होगा वो 180 अंश होगा, वो 180 होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह पूछा है कि उनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। और कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली इस तरह के प्रश्नों को जितने भी हों हल कर लेना। ठीक है, एक बार फार्मूला आपको क्या करना है, जब आप हल कर रहे होंगे प्रश्नों को, तो नंबर वहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 180 लिख दिया है, तो 180 की जगह पर 150, 160 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप नंबरों पे ध्यान ना दीजिएगा। क्या ये करना है कि आपको हमारे यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अपना एक मेथड को देखना है कि किस तरह इस तरह के सवालों को हल करते हैं। अगर आपको इस सवालों में किसी भी चीज़ में डाउट आ रही है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि होगा डाउट नेट का। ठीक है, डाउट नट का, तो आप डाउट नट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसे अपलोड कर देंगे। आपको जैसे ही वहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका जो सोल्यूशन होगा आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके एक नॉर्मल और ट्रिकी वे में सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउट नेट की। तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। देखिए, जैसे 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, और हो सकता है चांसेस हैं कि 2023 की आपकी ये वाली जो परीक्षा 21 फरवरी को होने जा रही हैं, उसमें पूछा ही जाए। ठीक है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना, नंबरों पर ध्यान न दीजिएगा। लेकिन आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको जरूर से जरूर आपको पढ़ के ही जाना है, इसको पढ़ के ही जाना है, पढ़ के ही जाना है। ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। जो कि पहले ही पार्ट में है, वहाँ आप पहली यूनिट से देख सकते हैं उसको, किस तरह सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरह अराइज होते हैं उससे, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है,
अगला पूछ रहा है 6वें में, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि दो संख्याएं आपको दी जाएंगी एक्स और वाई, आप मान लेंगे एक्स और वाई, और उनका जो अंतर है यानी कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो 26 है। ठीक है, तो इस तरह आप मान करके सवालों को हल करते हैं। आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो कृपया करके इन्हें देख लीजिए और देखने के बाद हल कर लेना, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है, तो आप इनको इनके हल करके जाना ही जाना है। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि इनमें से कोई एक संख्या है जो दूसरे की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अगर आप इस सवाल को हल कर लें तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि वे दोनों संख्या कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एक प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं हम। जैसे 7वें नंबर में पूछ रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से, यानी कि दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, और उनसे एक संख्या बनती है और उनको क्या किया जाता है, उलट पलट दिया जाता है, तो उनका जो योग है उनका 66 हो जाता है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर और उनका अंतर निकाला जाता है तो 2 आता है, तो वे हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सिंपल इसको हल करना और हल करके अपना परिचय में बैठना, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो 8वें नंबर में आ रहा है ये ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको भी पढ़ के ही जाना। लिखा है इसमें, निम्न समीकरण को हल करें। ये कोई एक समीकरण आपको दिया गया है जिसको आपको हल करना है। इसमें दे रहा है 1/x-1/x-7 जो कि बराबर है 11/20 के, और ये कह रहा है कि x बराबर नहीं है -4 और 7 के। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो -4 और 7 के बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो हल करने का तरीका आपको पता ही होगा कि इस तरह करना है। अगर नहीं बनता तो एक नॉर्मल सी तरीका है कि आप इसको यहाँ इसके मल्टीप्लाई करवा देना और यहाँ इनका नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवा देना। जब करवाओगे तो कुछ से इससे एक x का टर्म बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू इसको लिखा ही रहने देना, और जब आप इसमें जाएंगे तो एक समीकरण यहाँ पे आ जाएगा, एक समीकरण यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद जितने भी चर संख्याएं हों उनको एक साइड कर लेना है, और जो जितने भी अचर संख्याएं हों उनको एक साइड कर लेना। अगर अचर संख्या वाले जो बहुपद आते हैं जैसे कि 2x², 4x- ये आते हैं, तो इनको आप एक साइड कर लीजिएगा, एक साइड ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगर आपका किसी भी तरह का जैसे कि यहाँ पे बन रहा है x-2 और x-4 ये बन जाए, तो आपको क्या करना है, x-2 बराबर 0 के बराबर कर देना है, और x का मान 2 आ जाएगा, और x-4 बराबर 0 कर देना है, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह करके जब आपका बन जाए तब करना है। ठीक है, जितना भी आपका, ये जरूरी नहीं कि यही आए, मैं ये नहीं कहता, इसमें आपका जो भी आए अगर इस तरह का आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अब जब इसे इतना आ गया और बराबर 0 है तो कोई क्या करता है कि उसको समझ में नहीं आता कि हमें x का मान कैसे निकालना है। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब जैसे इसमें पूछ रहा है, जैसे x-3 और x-5 ये लिखा है, तो कभी कभार क्या हुआ करता है, जो बच्चा हल नहीं करना जानता उसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख के चला आता है, तो इस तरह नहीं करना हुआ करता है। ये क्या है, जैसे इनका पद, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। x-3 बराबर 0 और x बराबर 3 हो सकता है, या तो x-5 बराबर 0 या x बराबर 5 हो सकता है। ये इनके कंडीशंस आ सकती हैं, x की दो वैल्यू निकल के आ सकती हैं। ठीक है, तो ये मान आप निकाल के रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे y या तो और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे y हो कर सकते हैं y, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, y-5। ठीक है, यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ y, ये y, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आप y कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इस तरह आप इनका मान निकाल के रख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है कोई, उसके आधार की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होगा जो आधार होता है
ये नीचे यहाँ पे होता है, ठीक है, ये नीचे ये होता है ना, एवं ऊंचाई, और जो ऊंचाई होती है ये यहाँ पे होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है कर्ण, ठीक है, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ठीक है, ये होता है आधार, ये होता है आधार, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। तो इनमें क्या कह रहा है, त्रिभुज का आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फार्मूला लगा देना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा, ठीक है। और ध्यान देना कि जब लोग ये करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जो इकाई है वो नॉर्मल सेंटीमीटर बस लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर लिख के नहीं आना है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जिस जो भी जैसे सेंटीमीटर में, जो सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर में करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आधार है हमारा ये भी हमारी सेंटीमीटर में है, और जो ऊंचाई है ये भी सेंटीमीटर में है, तो इनकी जो इकाई होती है जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी जो यूनिट आएगी, यानी कि जो इसकी इकाई आएगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आप इस तरह लिख के आएंगे, जितना भी आएगा वहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के आएंगे, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूव करके आना है। इसमें आपको देखना है कि इसमें दो तरह के दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक ये दिए रहेगा और एक नीचे वाल दिए रहेगा। ये अगर हो 10 नंबर पूछा जाए तो ये 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा, जितने का पूछा जाता है उसका आधा होगा, ठीक है। तो आप ये भी हल कर, इसको भी हल करना है और इसको भी ही हल करना है। इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए के, या 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर tan स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करके आना है, ठीक है। ये हो गया। अब 11वें नंबर में पूछ रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि 8 मीटर कोई ऊंचे एक भवन के शिखर है, उसमें से कोई केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 अंश है और अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है, हल करके ही जाना है इसे। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, और एक तरह का आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मान लो कोई एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो बाई चांस आंधी आ जाती है, उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा आंधी आ जाती है, तो एक बिंदु से उस पेड़ की जो दूरी थी वो कुछ सेंटीमीटर या मीटर रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आंधी आ जाने पर क्या होता है, उसका तना जो है टूट करके नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने पे वो उस बिंदु पर आकर टिक जाता है, और वहाँ पे टिकने के बाद वो क्या करता है कि कुछ अंश का कोण बना लेता है, ठीक है, कुछ अंश का कोण बना लेता है, यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूटने के बाद कुछ अंश का कोण यहाँ नीचे बना लेता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसकी लंबाई हमें निकालनी हुआ करती है, इसकी लंबाई, ठीक है। अगर मान लो जिसकी लंबाई दी है, इसकी लंबाई दी है, इसकी लंबाई दी है, तो आपको वो निकालनी होती है। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये दिए है पूरा का पूरा x सेंटीमीटर का, ठीक है, और कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर टूट गया है, कितना से 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना बचा, तो आपको यहाँ जैसे ये था पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर का, और कह रहा है जो टूट करके नीचे गिरता है तो यहाँ इसका ये वाला या ये वाला मानते हैं, ठीक है, ये वाला जो है ये कह रहा है कि कहता है कि नीचे वाला जो है 4 सेंटीमीटर बचा है, कितना बचा है 4 सेंटीमीटर मीटर बचा है, तो ये 4 मीटर बचा है, और टूटने के बाद इसकी यहाँ पे ये कितना टूटा वो बताना होता, तो क्या इतना हो जाता है, पूरा कितना था x था, किधर नीचे बचा है 4 बचा है, तो ये इतना हो जाएगा और ये नीचे का इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी होती है, आपका जितना जितना भी दिए हो उसको निकालना हुआ करता है। अगर इसका पूरा मान दिए है या तो इसका मान दिए है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी देख लेना, ठीक है। अगला पूछ रहा है AB और CD का केंद्र O है,
तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर चाप वाले संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः चाप हैं। यदि कोण AOC बराबर 30 अंश हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि कोई चाप बना है, क्या है, चाप है। कह रहा है कि कोई एक बिंदु है O और वहां पे एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया गया है, जो आप लर्नर प्रकार लेते नहीं हैं, वो एक बिंदु पर रख के आप इस तरह चाप लगाते हैं और फिर एरो लगाते हैं बढ़ा करके, तो उन्हें हम बोलते हैं चाप। ठीक है, ये क्या है, चाप बोलते हैं इन्हें। तो इसी तरह कह रहा है कि एक चाप लगाया गया है 7 सेंटीमीटर पे और एक कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर पे लगाया गया है। तो यहाँ पे जो इनका कोण बन रहा है वो कह रहा है 30 अंश है। यदि कह रहा है कि कोण AOC AO यहाँ पे कोण AOB जो है ये कह रहा है 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे भी देख के जाना क्योंकि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2020, 21 और 22 ये क्रमशः पूछा जा रहा है इस बार से। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के जाना ही है। ये हो गए हमारे कुछ 12 क्वेश्चंस। और अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। 13वें प्रश्न में पूछ रहा है, ये कह रहा है cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1 है। क्या है, बराबर 1। तो आपको इसको सिद्ध करके आना है। कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि हमको 15 का मान नहीं पता होता है, हमको 30 का, 45 का, 60 का, इन सब 90 का और 0 का, इनका मान पता होता है। हमको पता नहीं होता 15 का कैसे कितना है और 45 कितना है। तो आपको क्या करना है, हमको जितने का पता है तो इनको तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जैसे cos 15 है ना, तो आप कितने में तोड़ेंगे इसको, cos 45 माइनस 30 करके इस तरह आप इनको तोड़ करके अब इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो इससे कुछ उनका मान निकल के आ जाएगा। जैसे ही कुछ मान निकल के आएगा तो एक समीकरण बन जाएगा जो आपको हल करना होगा। और हल करने के बाद आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आपको प्रूफ हो जाएगा तो आप इसको आंसर लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वाले को हल करना है, इसमें छेड़खानी नहीं भी करनी है, सिर्फ इसको करना है। क्या करना है, इन सभी को तोड़ लेना है जिनका आपको मान पता हो। जैसे हमें 45 का पता है और 30 का पता है, इन दोनों को घटाने पर 15 ही आता है। ठीक है, 15 ही आता है। तो आप संक्रियाएं जब कर रहे होते हैं तो कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं पहले जिससे आपका वही मान वापस से लौट के आ जाए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि रूल को आप बहुत ज़रूर ध्यान देना है कि आप रूल के अकॉर्डिंग ही चलिए। अगर आप बिना रूल के चलते हैं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना कि जब आप हल कर रहे हो क्वेश्चंस तो स्टेपों का बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आपने इसके बाद ये किया, आपने इसके बाद ये किया, माना कि ये सब चीज़ें अच्छे ध्यान दे के आइएगा ताकि एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी चेक करे तो इम्प्रेस होकर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे। ठीक है, अब जैसे 14वें नंबर में पूछ रहा है कि ये कह रहा है वर्ग 35 और 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्ग चिन्ह ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही पूछा जाने लगा है, तो जरूर से आप इसको ध्यान देना। जब वर्ग चिन्ह निकालना हुआ करता है तो इसमें अंश का ध्यान दिया जाता है। ये इस तरह अंश लिखे रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस वर्ग चिन्ह निकालने का जो फार्मूला होता है, जो जिन संख्याओं के बीच का निकालना होता है तो उन दोनों को जोड़ देते हैं और भाग देते हैं 2 का। कितने का, 2 का। जिस तरह आप समांतर माध्यिका निकालते नहीं है तो वही करना है, आपको जोड़ करके 2 का भाग दे देना है तो आपका जो वर्ग चिन्ह है वो निकल आएगा। जैसे इसको हमने जोड़ दिया 90 में 2 का भाग दिया 45 हो गया, 45 को इसका वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक है, अब 15वें नंबर में क्या पूछ रहा है, 15वें नंबर में पूछ रहा है कि समीकरण 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 इक्वल टू बराबर होता है 25 बटे 3 के, 25 बटे 3 के। और कह रहा है को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। आपको इसको हल करना है और हल करने के बाद एक द्विघात समीकरण बनाना है। जब द्विघात समीकरण बन जाए, क्या होता है द्विघात समीकरण, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यही तो होता है द्विघात समीकरण। इक्वल टू किसी के 0 के बराबर हो सकता है। तो आपको कुछ इस तरह का मान निकालना है। मान निकालने के बाद इनके मूलों को ज्ञात करना है और उनकी प्रकृति बतानी है कि इनकी प्रकृति कैसी है। और कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आपको सूत्र का प्रयोग करके हल करना है।
अब सूत्र का प्रयोग करके हल करना है, इसका मतलब समझते हैं क्या करना है। आपको जो पढ़ाया गया होगा श्रीधराचार्य सूत्र, कौन सा पढ़ाया गया, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, कमेंट यहाँ पे लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको उस फार्मूले को लिख करके आपको ये पूरा का पूरा जो सवाल है हल करके आना है। ठीक है, वहीं से आपकी प्रकृति पता चल जाएगी कि मूल कैसे हैं। कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। अब इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे, उनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने छांट के लिखे हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद है। आपको इस तरह के कुछ बहुविकल्प दिए जाएंगे, आप उनको उनमें से छांट के आना है कि कौन सा आपका बहुपद है। ठीक है, ये है कि ये है, ये है, ये है, इनमें से कौन है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में पूछ रहा है व्यंजक 3 + √3 इंटू 3 - √3 का मान क्या होगा। इसका आपको मान निकाल के वहाँ पे बहुविकल्प लिखे रहेंगे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ए बी करके लिखे रहेंगे, आपको उनमें सही का चिन्ह लगा के आना है। जो आपकी OMR शीट है वो इस तरह आ रही है ना, ABCD करके, तो आपको उनमें इस तरह काला करके आना है, जो भी हो आपको उस तरह काला करके आना है। ठीक है, इस तरह आएगा सिंपली। और कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि कोण जो है BOC, यानी कि यहाँ पे BOC ये कह रहा है 60 अंश का है। कितने का है, कोण BOC जो है 60 अंश का है। तो कह रहा है कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, ये वाले कोण का मान पूछ रहा है, तो आपको इसको हल करके आना है। ठीक है, अब चौथा नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि PE बराबर है 0.37 हो तो PE समांतर E होगा, इसका मान आपको निकाल के आना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख के ही जाना किस तरह करना है। ठीक है, इसके बाद एक नंबर में आपको ये क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है। वो कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। एक इसमें समांतर रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, ध्यान देना जो बता रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं और उनसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। और जो तिर्यक रेखा काटती है तो इसका कुछ रूल होते हैं कि इनका कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये सब बताया गया होगा आपको। ठीक है, किस तरह निकालना है, आप उन सब चीज़ों को देख के जाइएगा ही, और x और y का मान निकाल के जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ दिए रहेगा, a में x का मान इतना और y का मान इतना, तो जितना भी हो इसमें आ जाए आपका x और y का मान, उसी को आपको टिक करके आना है। ठीक है, ये 5वें नंबर, ये 20 क्वेश्चन हो गए। और 21 फरवरी के लिए आपका 21 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं, आप इनको हल करके ही जाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि व्यंजकों को हल करिए, इन व्यंजकों को आपको हल करके आना है। ठीक है, जैसे पूछ रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको आपको हल करके आना है। और दूसरा पूछा है 3 + √3 इसका मान, और 2 + √2 ये इसका मान कितना होगा। तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, A + B का होल स्क्वायर नॉर्मल सा फार्मूला है, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख के आना है। ठीक है, थैंक यू।